Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. हम बेटा नीट हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके बेटा हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो एक बार पीछे के लेक्चर को कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़े। बेटा पूरा विश्व इस समय एक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और सभी इस महामारी के कारण इस टाइम परेशान हैं, तनाव की स्थिति में हैं। स्टूडेंट्स जो हैं इनकी स्टडी अभी कंटिन्यू नहीं चल पा रही है, काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। ऑनलाइन स्टडी जो हम कर रहे हैं बेटा, इसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस महामारी के दौरान आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं और इस बुरे दौर में अपने आप को मेंटेन करें, किसी भी प्रकार तनाव की स्थिति में ना आए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है बेटा, हम आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है उतनी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बेटर से बेटर करने की। इसलिए ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी है। बहुत इजीली अपने को बहुत ही कूल माइंड से इस विषम परिस्थिति का सामना करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, हम आज केमिकल बॉन्डिंग हिंदी मीडियम नीट के लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 7। क्लियर? हम बेटा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक आबंध जो है, इस आयनिक आबंध के निर्माण की कंडीशन, आयनिक आबंध के निर्माण की कंडीशंस हमने पढ़ी, शर्तें हमने पढ़ी। इसमें बेटा मैंने आपसे कहा था मेन रूप से 3 कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली कंडीशंस हमने कही थी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, दूसरी कंडीशन हमने ली थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। थर्ड हमने लिया था बेटा ओवरऑल एनर्जी जो है इसमें कमी, ओवरऑल एनर्जी में कमी। तो यहाँ हमने बेटा एनर्जी का जो अंतर पढ़ा था, चेंज जो पढ़ा था, एनर्जी चेंज हमने यहाँ पर आयनिक यौगिक के निर्माण में 3 प्रकार के एनर्जी चेंज देखे। ठीक है बेटा, कौन कौन से एनर्जी चेंज हमारे पास थे? एक तो था बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी परिवर्तन होगा जब कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेज एटम, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु धन आयन का निर्माण करेगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये ऊर्जा किसके बराबर होगी? आयनाइजेशन एनर्जी के समान होगी। सेकंड बेटा हमने पढ़ा कि हम जब उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तब बेटा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ये ऊर्जा किसके समान होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के समान। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे थे बेटा, थर्ड पॉइंट था अपना लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। क्लियर है बेटा? हम बात कर लें कि जब धनायन और ऋणायन परस्पर युग्मित होकर के क्रिस्टल का निर्माण करें तो एक मोल यौगिक के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होगा बेटा, इस ऊर्जा परिवर्तन को हमने कहा जालक ऊर्जा। क्लियर? मैंने कहा था बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसके मान में कमी होनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू कम है, तब ये धनायन के निर्माण के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी और धनायन का निर्माण इजीली हो जाएगा। सेकंड हमने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी वैल्यू यदि हाई है तो एनायन का निर्माण
ऋणायन के निर्माण के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी और ऋणायन का निर्माण बेटा इजीली हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। थर्ड हमने पढ़ा बेटा लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी के लिए हमने कहा था हाई वैल्यू होगी तब हम कहेंगे कि जालक या आयनिक यौगिक का निर्माण बेटा सरलता से होगा। फिर मैंने 2 पॉइंट बेटा आपसे बताए। एक पॉइंट मैंने कहा था कि हमारे पास लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है इनका समेशन बेटा आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था बेटा तीनों एनर्जी का समेशन करें, योग करें, तो ये तीनों का योग भी बेटा नेगेटिव होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी का जब समेशन करेंगे तो बेटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब इजीली आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। क्लियर हो गई बात। अब बेटा मैंने आपसे कहा था कि जालक एंथैल्पी जो है इसको हम डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे। जालक ऊर्जा, क्लियर बेटा, डेफिनेशन हो गई थी जालक ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करें बेटा जालक ऊर्जा जो है ये डिपेंड करेगी किस किस पर डिपेंड करेगी बेटा, लैटिस एनर्जी जो है ये 2 पॉइंटों पर डिपेंड करेगी। एक तो जो हमारे पास आयन है, आयनों पर उपस्थित चार्ज पर डिपेंड करेगी, और दूसरा बेटा ये डिपेंड करेगी आयनों के मध्य की दूरी पर। क्लियर है बेटा, आयनों के मध्य की दूरी पर। क्लियर बेटा, हमने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग बेटा 2 आवेश हमारे पास है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस d है। इस चार्ज की वैल्यू को लिखा मैंने Q1 से, इसको हमने रिप्रेजेंट किया बेटा Q2 से। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये जो बल लगेगा इस बल को हम कूलाम बल कहेंगे, और कूलाम बल F इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर बेटा, Q1 और Q2 क्या है बेटा, जो हमारे पास आयन उपस्थित हैं, इन आयनों पर जो आवेश है ये किसके बारे, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Q1 और Q2 से। क्लियर बेटा। दूसरा पॉइंट है बेटा कि ये धनायन है और ये ऋणायन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा, d से। क्लियर, d को मैं कह सकता हूं बेटा कि d का जो मान आएगा ये दोनों के, इन दोनों आयनों की त्रिज्या के योग के बराबर होगा। एक आयन की त्रिज्या Ra+, दूसरे आयन की त्रिज्या Rb-, दोनों का योग जो आएगा ये किसके बराबर होगा बेटा, d के। इसलिए बेटा ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R कैटायन प्लस R एनायन का स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे, कोई डाउट यहां तक। अब हम बात करेंगे बेटा, हम कहेंगे आपसे F जो है, F का मान 2 बातों पे डिपेंड करेगा बेटा। F की जो वैल्यू है ये 2 बातों पे डिपेंड करेगी। F का मान इंक्रीज होगा, इंक्रीज कब होगा बेटा, एक कंडीशंस Q1 Q2 की वैल्यू हाई हो। Q1 और Q2 जो है ये हाई होंगे दोनों, तब हम कहेंगे बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू हाई है, तब हम कहेंगे F की वैल्यू भी हाई होगी। Q1 एंड Q2 दोनों हाई हैं तो F की वैल्यू हाई होगी। सेकंड में बेटा कहूंगा B, जो डिस्टेंस है ये कम होनी चाहिए, तब F की वैल्यू हाई होगी। क्योंकि बेटा F जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है Q1 इंटू Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बेटा D के।
तो जब Q1 और Q2 बढ़ेगा तब हम कहेंगे F यानी कि कूलम आकर्षण बल बढ़ेगा, और बेटा जब डिस्टेंस बढ़ेगी तब कूलम आकर्षण बल कम होगा। तो F की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए दो कंडीशंस हो गई, Q1 एंड Q2 हाई होना चाहिए और बेटा डिस्टेंस जो है वो लो होनी चाहिए। और मैं इसको ये भी कह सकता हूं RA प्लस कैटायन और एनायन की रेडियस का जो योग है ये कम होना चाहिए। क्लियर बेटा? अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट जो जिस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है बेटा? F जितना हाई होगा आयनिक यौगिक की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आयनिक यौगिक का स्थायित्व, ठीक है बेटा, F जितना ज्यादा होगा आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। मींस आयनिक यौगिक की स्टेबिलिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है किसके? F के। और बेटा आयनिक आबंध की ये समानुपाती होगा आयनिक आबंध की स्ट्रेंथ, आयनिक आबंध की प्रबलता। क्लियर? यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आयनिक आबंध की प्रबलता। क्लियर हो गई बात? चलूं आगे, एक दो क्वेश्चंस बेटा मैं बता देता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं बेटा यहां पे बता देता हूं, हम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने आपसे क्वेश्चन दिया बेटा स्टेबिलिटी बतानी है अपने को NaCl और CsCl में। तब मैं कहूंगा बेटा NaCl मोर स्टेबल होगा CsCl से। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की बात की है मैंने। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा NaCl मोर स्टेबल है CsCl से, तो बेटा रीजन क्या होगा? देखो एनायन सेम है दोनों में, रेनायन सेम है, तो बेटा धनायन सोडियम, दूसरा धनायन सीजियम। बेटा जब हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। इसका मतलब हो गया बेटा कि हमारे पास यहां पर RNa प्लस में RCl माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, RCS प्लस में RCl माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी। ये अपना रीजन हो गया कि बेटा यहां आयनों के बीच की डिस्टेंस है वो कम है, यहां आयनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। हमने कहा आयनों के बीच की डिस्टेंस के आधार पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। साइज कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। साइज NaCl में कम है, NaCl में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, CsCl में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तब हमने कहा बेटा स्थायित्व जो आएगा अट्रैक्शन फोर्स के समानुपाती है, तो बेटा हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किसमें है? NaCl में। तो बेटा NaCl का स्थायित्व ज्यादा होगा और CsCl का स्थायित्व कम होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने लिया, मैंने स्टेबिलिटी दी बेटा MgO और NaCl की, इन दोनों का कंपैरिजन किया। अब बेटा नेगेटिव आयन सेम नहीं है, दूसरी बात चार्ज भी सेम नहीं है। यहां तो Na प्लस Cl माइनस Cs प्लस और Cl माइनस सेम चार्ज था। यहां पर बेटा Mg प्लस 2, ऑक्सीजन माइनस 2, Na पर प्लस 1 और Cl पर माइनस 1। क्लियर? अब मैं कहूंगा कि बेटा इस पर चार्ज ज्यादा है, यानी कि यहां पर Q1 गुणा Q2 जो है वो बेटा आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 जो है ये 4 हो जाएगा, और यहां बेटा Q1 इंटू Q2 जो है इसकी वैल्यू 1 है।
यानी कि MgO में Q1 इंटू Q2 जो है वो 4 गुना है, किसके कंपेयर में? NaCl के कंपेयर में। इसलिए बेटा मैं कहूंगा कि MgO जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, NaCl की स्टेबिलिटी बेटा कम होगी। क्लियर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया बेटा, MgO की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और NaCl की स्टेबिलिटी कम होगी। रीजन क्या आया बेटा? MgO के लिए Q1 इंटू Q2 जो है वो 4 गुना है और बेटा NaCl के लिए 1 है। ठीक है, यानी कि MgO के लिए Q1 और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू NaCl से 4 गुना ज्यादा है। अब Q1 और Q2 जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बेटा स्थायित्व भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात? चलूं आगे। अब बेटा हम बात करें यहां पर हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले यहां तक हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास बेटा टॉपिक था आयनिक आबंध। आयनिक आबंध, ठीक है बेटा। और आयनिक आबंध के लिए हमारे पास क्या निचोड़ आ रहा है, कैलकुलेशन क्या आ रहा है, क्या कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट आया बेटा, मैं आपसे कह सकता हूं आयनिक बॉन्ड जो है ये कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। ठीक है, आयनिक बंध की नेचर क्या होगी? पहला निचोड़ हमने कहा, पहला पॉइंट आया आयनिक आबंध जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकृति का है, पूर्ण रूप से प्योर रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आया बेटा? उच्च विद्युत धनी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उच्च विद्युत धनी एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड की, ये उच्च विद्युत ऋणी एलिमेंट्स के यानी कि ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 के परमाणुओं के साथ युग्मित होंगे और युग्मित होकर के ये बेटा परस्पर युग्मित होंगे और युग्मन द्वारा आयनिक बंध बनाएंगे। कौन सा आबंध बनाएंगे? आयनिक आबंध बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? थर्ड हमने क्या कहा बेटा? इस सेकंड पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, उच्च विद्युत धनी तत्व मेनली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, और बेटा उच्च विद्युत ऋणी तत्व कौन से हैं? छठे और सातवें ग्रुप के। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट लिख देता हूं डेल्टा से, डेल्टा EN जितना ज्यादा हाई होगा, 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं में विद्युत ऋणता का अंतर जितना अधिक होगा, ठीक है बेटा, आयनिक आबंध का निर्माण सरलता से होगा। क्लियर? आयनिक आबंध का निर्माण क्या होगा बेटा? सरलता से होगा। ठीक है। फिर बेटा मैं कह दूं चौथा पॉइंट हमारे पास आया
कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हाई होनी चाहिए, और बेटा लैटिस एनर्जी जो है ये भी हाई होनी चाहिए। या मैं कह सकता हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बेटा लैटिस एनर्जी का योग नेगेटिव होना चाहिए। और बेटा इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी का योग ज़्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल के। क्लियर? ये मेन कैलकुलेशन निकल के आ रहा है हमारे पास। क्लियर हो गई बेटा बात? चलें फिर आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, ध्यान दें। आयनिक आबंध में हमने आयनिक आबंध किस तरीके से निर्मित होता है ये पढ़ा। आयनिक आबंध के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं ये हमने पढ़ी। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास मेन कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं 4। क्लियर? चलो आगे। अब हम बात करेंगे बेटा, एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है बेटा, वैद्युत संयोजकता। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम क्या कहेंगे बेटा, किसी भी एलिमेंट्स जो है इसकी आयनिक आबंध बनाने की जो कैपेसिटी है, आयनिक आबंध बनाने की जो क्षमता है, इसको हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्या कहा हमने? किसी तत्व की आयनिक आबंध बनाने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, उसकी क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे बेटा? तो हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है इक्वल आएगी त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक है ना बेटा? मैं इसको सही तरीके से बताऊं, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इससे हम बेटा कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है बेटा, चलें आगे, वापस देख लें। वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी की परिभाषा क्या है? किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा आयनिक आबंध के निर्माण की जो क्षमता होती है, इसको बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं? वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी से व्यक्त करते हैं।
इलेक्ट्रोवैलेंसी अपने को निकालनी पड़े तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तब हम कहेंगे किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उनकी संख्या बेटा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। ठीक, और बेटा इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।